नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ अहम पन्नों को पलट रहे हैं। देख रहे हैं कि यूरोप में समाजवाद का विचार कैसे पनपा और फिर कैसे रूस में इसने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने 20वीं सदी पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं और कुछ पाठ्यपुस्तक के अंश भी हैं। कोशिश ये समझने की है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में सामाजिक बदलाव वाली सोच कैसे फैली। हाँ, वो नींव थी एक तरह से। और रूस में वो क्या खास हालात थे जिन्होंने क्रांति की जमीन तैयार की। सही बात। तो कहानी शुरू होती है फ्रांसीसी क्रांति से। इसने यूरोप को स्वतंत्रता और समानता जैसे जोरदार विचार दिए। हाँ, बहुत शक्तिशाली विचार थे। और ये दिखाया कि सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था बदली जा सकती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। जरूर। फ्रांसीसी क्रांति ने दिखा दिया था कि राजशाही, कुलीन वर्ग और चर्च के दबदबे वाली पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। सही कहा। और इसके बाद तो पूरे यूरोप और एशिया में बहस छिड़ गई। किस तरह की बहस? यही कि व्यक्तिगत अधिकार क्या हो, समाज पर नियंत्रण किसका हो, मतलब सत्ता किसके हाथ में हो। अच्छा। यहाँ तक कि भारत में भी, जैसा आपने कहा, राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो जैसे विचारकों ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को समझा। हाँ, उन्होंने इस पर बात की थी। और साथ ही जो उपनिवेशों में बदलाव आ रहे थे, उन्होंने भी इन सामाजिक परिवर्तन के विचारों को और हवा दी। लेकिन यूरोप में सब लोग एक झटके में समाज बदलने को तैयार नहीं थे शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 मुख्य सोच या कह सकते हैं समूह उभर कर आए: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। हाँ, ये 3 धाराएं थीं। इनमें क्या फर्क था? देखिए, उदारवादी लिबरल जो थे वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों का सम्मान करे। उस वक्त ये बड़ी बात थी क्योंकि अक्सर किसी एक धर्म का ही बोलबाला होता था। हाँ, सही है। वे राजाओं की जो बेलगाम ताकत थी उसके खिलाफ थे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा चाहते थे। मतलब एक तरह की संसदीय सरकार। हाँ, वे एक चुनी हुई संसदीय सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में थे। पर एक पेच था। क्या? वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। सबके लिए वोट, खासकर महिलाओं के लिए, इसके पक्ष में नहीं थे। अच्छा, तो वोट कौन देता? उनका मानना था कि वोट का अधिकार मुख्यतः संपत्ति वाले पुरुषों तक ही सीमित रहे। यानी सबके लिए बराबरी नहीं थी उनकी नजर में। और रेडिकल्स? रेडिकल्स इनसे अलग थे। वो चाहते थे कि सरकार देश की बहुसंख्यक आबादी के आधार पर बने। और कई तो महिलाओं के वोट के अधिकार यानी मताधिकार के समर्थक भी थे। ये उदारवादियों से काफी अलग बात थी। बिल्कुल। उदारवादियों के उलट वे बड़े जमींदारों और अमीर फैक्ट्री मालिकों को मिले जो विशेषाधिकार थे, उनके सख्त खिलाफ थे। निजी संपत्ति के बारे में क्या सोचते थे? निजी संपत्ति के विचार के विरोधी नहीं थे, लेकिन संपत्ति का कुछ ही लोगों के पास जमा हो जाना ये उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है। और फिर थे रूढ़िवादी? हाँ, बिल्कुल। वो तो इन दोनों से ही अलग थे। हाँ, बिल्कुल। रूढ़िवादी रेडिकल और उदारवादियों के विरोधी थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उन्हें भी लगा कि भाई बदलाव तो जरूरी है। अच्छा, उन्हें भी लगा। हाँ, लेकिन वो चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो और अतीत का, मतलब जो परंपराएं हैं, उनका सम्मान बना रहे। दिलचस्प बात है कि 18वीं सदी में तो ये बदलाव के विचार के ही सख्त खिलाफ थे। पर 19वीं सदी आते आते मानने लगे थे कि कुछ बदलाव तो करने ही पड़ेंगे, पर धीरे धीरे। तो इन अलग अलग विचारों का टकराव, इसने 19वीं सदी के यूरोप में माहौल को काफी गरमाए रखा होगा। यकीनन। और इसी दौरान यूरोप में बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हो रहे थे। वो औद्योगिक क्रांति वाला दौर। हाँ, बिल्कुल। औद्योगिक क्रांति, नए शहर बस रहे थे, रेलवे लाइनें बिछ रही थीं। लेकिन इसके साथ समस्याएं भी तो आई होंगी। बहुत। फैक्ट्रियों में काम के घंटे बहुत लंबे, अक्सर 10-12 घंटे। बाप रे। और छोटी कार्यशालाओं में तो 15 घंटे तक भी। मजदूरी कम थी, बेरोजगारी आम थी, खासकर जब बाजार में मांग घट जाती थी। और शहरों का हाल? शहरों में भीड़ बढ़ने से रहने और साफ सफाई की हालत भी बेहद खराब थी। बहुत मुश्किल जीवन था मजदूरों का। इन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश भी हुई होगी फिर। बिल्कुल। उदारवादियों और रेडिकलों ने, और इनमें से कई तो खुद फैक्ट्री मालिक या व्यापारी थे। हाँ, ये दिलचस्प है। उन्होंने समाधान खोजने शुरू किए। वे मानते थे कि अगर लोगों को आज़ादी मिले, गरीब मेहनत करें और पूंजीपति बिना रोक टोक काम करें, तो समाज तरक्की करेगा। मतलब व्यक्तिगत प्रयास पर जोर था। हाँ, वे जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकारों के खिलाफ थे और व्यक्तिगत मेहनत, लगन और उद्यम पर जोर देते थे। लेकिन इन सबसे अलग एक और विचार तेजी से फैल रहा था, समाजवाद। हाँ, समाजवाद। समाजवादी निजी संपत्ति को ही सारी समस्याओं की जड़ क्यों मानते थे?
क्या तर्क था उनका? उनका तर्क सीधा था। वो कहते थे कि भाई, ये जो संपत्ति के मालिक हैं, जो रोजगार देते हैं, वो तो सिर्फ अपने मुनाफे की सोचते हैं। उन मजदूरों की भलाई की कौन सोचता है, जो असल में उस संपत्ति को मूल्यवान बनाते हैं। सही बात है। इसलिए उनका मानना था कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण हो तो सबका भला सोचा जाएगा, सामूहिक हितों पर ध्यान दिया जाएगा। यही बड़ा बदलाव वे चाहते थे। पर यह समाजवाद दिखेगा कैसा? इस पर भी अलग अलग सोच रही होगी। हाँ बिल्कुल, कई तरह के विचार थे। जैसे रॉबर्ट ओवेन थे, एक अंग्रेज उद्योगपति। हाँ, उनका नाम सुना है। वो सहकारी समुदायों, कोऑपरेटिव्स की बात करते थे। जैसे इंडियाना, अमेरिका में उन्होंने न्यू हार्मनी नाम का एक समुदाय बनाने की कोशिश भी की। अच्छा, यानी लोग मिलकर उत्पादन करें और मुनाफा बांटें। हाँ, यही विचार था। फिर फ्रांस में लुई ब्लॉन्क जैसे विचारक थे। वो चाहते थे कि सरकारें ऐसी सहकारी समितियों को बढ़ावा दें और धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था की जगह ले लें। ये सरकार की भूमिका पे जोर दे रहे थे। बिल्कुल। और फिर आए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, जिन्होंने इस विचार को कह सकते हैं एक नई दिशा दी। सही। मार्क्स ने कहा कि ये जो औद्योगिक समाज है, ये पूंजीवादी है। इसमें फैक्ट्रियों वगैरह के मालिक यानी पूंजीपति का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है। ठीक है। और जब तक ये मुनाफा निजी हाथों में यानी पूंजीपतियों के पास जाता रहेगा, मजदूरों की हालत सुधर नहीं सकती। तो हल क्या था मार्क्स के हिसाब से? मार्क्स का मानना था कि मजदूरों को एकजुट होना होगा, पूंजीवाद और निजी संपत्ति के इस राज को उखाड़ फेंकना होगा। अच्छा, मतलब क्रांति। हाँ, क्रांति। और तभी एक साम्यवादी समाज बनेगा जहां सारी संपत्ति पर व्यक्तियों का नहीं बल्कि समाज का नियंत्रण होगा। उन्हें पूरा यकीन था कि इस लड़ाई में जीत आखिरकार मजदूरों की ही होगी। ये भविष्य का समाज होगा। इन विचारों को समर्थन भी मिला होगा फिर? जबरदस्त समर्थन मिला। 1870 के दशक तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए थे। अच्छा। हाँ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, हर जगह मजदूरों ने बेहतर जिंदगी और काम के हालात के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। किस तरह के संगठन? जैसे ट्रेड यूनियन। उन्होंने फंड बनाए ताकि मुश्किल वक्त में सदस्यों की मदद हो सके। काम के घंटे कम करने और वोट का अधिकार, ये उनकी मुख्य मांगे थी। और राजनीतिक पार्टियां भी बनी? बिल्कुल। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD बनी, जो बहुत प्रभावशाली हुई। ब्रिटेन में मजदूरों और समाजवादियों ने मिलकर लेबर पार्टी बनाई। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी बनी। लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हुए ये लोग। 1914 तक तो यूरोप में कहीं भी समाजवादी सरकार नहीं बना पाए थे, पर संसद में उनकी सीटें बढ़ रही थीं और उनके विचारों ने कानूनों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। तो ये दिलचस्प है कि यूरोप के मुख्य देशों में जहां ये विचारपन पे वहां सरकार नहीं बनी, लेकिन रूस जैसे कम औद्योगिक देश में समाजवादियों ने 1917 में सत्ता हासिल कर ली। हाँ, ये विरोधाभास लगता है। रूस में ऐसे क्या हालात थे? देखिए, 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, निरंकुश राजतंत्र। हाँ। और साम्राज्य बहुत बड़ा था। आज के फिनलैंड, लैत्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से, यूक्रेन, बेलारूस से लेके मध्य एशिया और प्रशांत महासागर तक फैला हुआ। अरे बहुत विशाल। हाँ, ज्यादातर आबादी रूसी रूढ़िवादी ईसाई थी, लेकिन साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी काफी संख्या में थे। और अर्थव्यवस्था? आपने कहा कि ये कम औद्योगिक था। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की करीब 85% आबादी खेती पर निर्भर थी। 85%? हाँ, जबकि फ्रांस या जर्मनी में ये आंकड़ा 40-50% के आसपास था। तो रूस मुख्य रूप से एक खेतीहर देश था और अनाज का बड़ा निर्यातक भी था। उद्योग कहाँ थे फिर? उद्योग कुछ ही इलाकों में थे, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ज्यादातर उद्योग निजी संपत्ति थे। और मजदूरों की हालत कैसी थी वहाँ? यूरोप के बाकी हिस्सों जैसी, उससे भी बदतर? शायद ज्यादा बदतर कह सकते हैं। काम के घंटे बहुत लंबे, अक्सर 10-12 घंटे फैक्ट्रियों में, और छोटी कार्यशालाओं में तो 15 घंटे तक भी खिंच जाते थे। मजदूरी कम थी। रहने की जगह, जिन्हें डॉर्मिटरी कहते थे, अक्सर तंग और गंदी होती थी। विभाजन भी थे मजदूरों में? हाँ, मजदूर अपने कौशल के आधार पर या अपने गांव से जुड़ाव के आधार पर बटे हुए थे। जैसे धातु मजदूर खुद को बाकी मजदूरों से थोड़ा ऊपर मानते थे। औरतों की स्थिति तो और भी खराब थी। 1914 तक करीब 31% फैक्ट्री मजदूर महिलाएं थीं, पर उन्हें पुरुषों से काफी कम वेतन मिलता था, आधे से भी कम। लेकिन क्या ये लोग एकजुट होते थे कभी? हाँ, इन विवादों के बावजूद जब मालिकों से कोई शिकायत होती थी या किसी को नौकरी से निकाला जाता था,
तो वे हड़ताल के लिए एकजुट हो जाते थे, जैसे 1896-97 में कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में बड़ी हड़तालें हुई थी। अच्छा, और गांव में किसानों का क्या हाल था? उनकी स्थिति कैसी थी? किसान ज्यादातर जमीन पर खेती करते थे, लेकिन बड़ी बड़ी जमीनें कुलीनों, राज परिवार और चर्च के पास थीं। और यहाँ एक बड़ा फर्क था फ्रांसीसी किसानों के मुकाबले। क्या फर्क? फ्रांस में क्रांति के दौरान किसानों ने कुलीनों का सम्मान करना सीखा था और उनकी जमीनों के लिए लड़े थे, लेकिन रूस में ऐसा नहीं था। रूसी किसान कुलीनों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, वो तो बस उनकी जमीन चाहते थे। वे अक्सर लगान देने से मना कर देते थे और कभी-कभी तो जमींदारों की हत्या भी कर देते थे। हत्या भी? हाँ, खासकर 1902 में दक्षिण रूस में और 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं। और एक और खास बात थी रूसी किसानों में, है ना, वो जमीन बांटने वाली प्रथा। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अनोखी बात थी। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन मिला देते थे और उनका समुदाय, जिसे मीर या कम्यून कहते थे, वो हर परिवार की जरूरत के हिसाब से जमीन दोबारा बांट देता था। तो इस पृष्ठभूमि में रूस में समाजवाद कैसे पनपा? राजनीतिक पार्टियां तो शायद अवैध थी वहां। बिल्कुल अवैध थी। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं। फिर रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बनी थी। ये मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी, लेकिन इसे सरकार की नजरों से बचकर, मतलब गुप्त रूप से काम करना पड़ता था। कैसे काम करते थे लोग? ये अपना अखबार निकालते थे, मजदूरों को संगठित करते थे, हड़तालें वगैरह करवाते थे। क्या रूस के सभी समाजवादी एक ही तरह से सोचते थे, जैसे यूरोप में अलग अलग धाराएं थीं? नहीं, यहाँ भी मतभेद थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान क्रांति लाएंगे। किसान? क्यों? उनका मानना था कि ये जो जमीन बांटने की प्रथा है, मीर, इसके कारण रूसी किसान स्वाभाविक समाजवादी हैं। उन्हें लगता था कि क्रांति में मुख्य भूमिका किसानों की होगी। अच्छा। इन्होंने 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई। ये पार्टी किसानों के अधिकारों की बात करती थी और मांग करती थी कि कुलीनों की जमीन किसानों को दे दी जाए। लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स इससे सहमत नहीं थे। लेनिन का क्या मानना था? नहीं, लेनिन जैसे सोशल डेमोक्रेट्स इस विचार से सहमत नहीं थे। लेनिन को लगता था कि किसान एक एकजुट समूह नहीं है। मतलब उनमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ पूंजीपति किसानों की तरह हैं जो दूसरों से काम करवाते हैं। तो लेनिन का मानना था कि इस मिले जुलेपन के कारण वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। और पार्टी संगठन को लेकर भी मतभेद था, बोल्शेविक और मेंशेविक। हाँ, ये बड़ा मतभेद था। पार्टी कैसे संगठित हो, इस पर बहस थी। व्लादिमीर लेनिन, जो बोल्शेविक गुट के नेता थे, वो चाहते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी बेहद अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण हो। मतलब एक कैडर आधारित पार्टी। हाँ, जबकि दूसरा गुट मेंशेविक चाहता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, जैसा जर्मनी में था, सबके लिए खुली पार्टी। तो ये गहरे मतभेद थे और इन्हीं तनावों के बीच 1905 की क्रांति हुई। हाँ, 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजतंत्र था। यूरोप के बाकी शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। किसी के प्रति जवाब देने। बिल्कुल। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम किया। किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर उन्होंने एक संविधान की मांग की। इसमें मुस्लिम बहुल इलाकों के जदीदी भी शामिल थे। हाँ, उन्हें भी इसमें समर्थन मिला। जदीदी यानी मुस्लिम सुधारक जो इस्लाम का आधुनिकीकरण चाहते थे। उस वक्त हालात कैसे थे मजदूरों के लिए? 1904 मजदूरों के लिए बहुत बुरा साल था। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ीं कि उनकी असली मजदूरी, मतलब खरीदने की ताकत 20% तक घट गई। बाप रे। और जब सेंट पीटर्सबर्ग की पुथलोव आयरन वर्क से 4 मजदूरों को उनकी यूनियन सदस्यता के कारण निकाल दिया गया तो बात बढ़ गई। अगले कुछ दिनों में 1,10,000 से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर चले गए। उनकी मांगें क्या थी? मांगे थीं काम के घंटे घटाकर 8 किए जाएं, वेतन बढ़ाया जाए और काम करने की स्थितियों में सुधार हो। और फिर हुआ खूनी रविवार, ब्लडी संडे। हाँ, जब फादर गैपोन नाम के एक पादरी के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जार के महल विंटर पैलेस की तरफ बढ़ा। हाँ। तो पुलिस और कोसैक्स
कोसैक्स जार के विशेष सैनिक ने उन पर हमला कर दिया, गोलियां चलाईं। 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में ये घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है और इसी ने 1905 की क्रांति की शुरुआत की। इसके बाद क्या हुआ? देश भर में हड़तालें होने लगीं। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए छात्रों ने बहिष्कार कर दिया तो विश्वविद्यालय बंद हो गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और दूसरे मध्यवर्गीय कामगारों ने यूनियन ऑफ यूनियंस बना ली और संविधान सभा की मांग की। जार पे दबाव तो पड़ा होगा फिर? हाँ, बहुत दबाव पड़ा। जार ने एक चुनी हुई सलाहकार संसद या ड्यूमा बनाने की इजाजत दे दी। क्रांति के दौरान कुछ समय के लिए ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री समितियां भी अस्तित्व में आईं। हालांकि 1905 के बाद ज्यादातर गैरकानूनी हो गईं। लेकिन क्या जार सच में सत्ता बांटना चाहता था? बिल्कुल नहीं। जार ने पहली ड्यूमा को महज 75 दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया। सिर्फ 75 दिन? हाँ, और फिर दोबारा चुनी गई ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वो किसी भी तरह के सवाल या अपनी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने वोटिंग के कानून बदल दिए और तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। मतलब क्रांति का असर सीमित रहा? हाँ, उस वक्त तो ऐसा ही लगा। और फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। रूस भी इसमें शामिल हुआ। इसका क्या असर हुआ? शुरुआत में युद्ध काफी लोकप्रिय था। लोग जार के समर्थन में एकजुट हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचा, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेने से इनकार कर दिया। इससे उसका समर्थन घटने लगा और जर्मन विरोधी भावनाएं भी बढ़ी। हाँ, बहुत ज्यादा। इतनी कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मन नाम लगता था, उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। अच्छा। जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल और रास्पुतिन जैसे उसके सलाहकारों ने भी राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। रास्पुतिन एक विवादास्पद साधु था। युद्ध का मोर्चे पर क्या असर हुआ? क्या रूस सफल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध पश्चिमी मोर्चे से बहुत अलग और भयानक था। पश्चिम में सेनाएं खाइयों से लड़ रही थीं, लेकिन पूर्व में सेनाओं ने बहुत लंबा फासला तय किया और बहुत ज्यादा जाने गए। हार का सामना करना पड़ा। हाँ, 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों रूसी सेनाओं की बुरी तरह हार हुई। 1917 तक 70 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हताहत हो चुके थे। 70 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ। और जब सेना पीछे हट रही थी तो उसने रास्ते में फसलें और इमारतें नष्ट कर दी ताकि दुश्मन उनका इस्तेमाल ना कर सके। इससे तो आम लोगों पर मुसीबत आई होगी। बिल्कुल। इस विनाश के कारण रूस में ही 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों की साख गिरा दी। सैनिक अब लड़ना नहीं चाहते थे। और देश के अंदर उद्योग पर क्या असर पड़ा? युद्ध का उद्योग पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग वैसे ही कम थे, ऊपर से बाल्टिक सागर के रास्ते जो बाहर से सप्लाई आती थी उस पर जर्मन कब्जे से वो बंद हो गई। तो उत्पादन ठप पड़ गया होगा। हाँ, औद्योगिक उपकरण यूरोप के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेजी से खराब होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। जो सक्षम पुरुष थे उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया। छोटी कार्यशालाएं बंद होने लगीं। अनाज का बड़ा हिस्सा सेना को खिलाने के लिए भेजा जाने लगा। तो शहरों में खाने की किल्लत हो गई होगी? हाँ, शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की भारी कमी हो गई। 1916 की सर्दियों तक रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई थी। तो माहौल पूरी तरह विस्फोटक था। हाँ। और इसी पृष्ठभूमि में फरवरी 1917 की क्रांति हुई। बिल्कुल। 1917 की कड़कड़ाती सर्दी में राजधानी पेट्रोग्राद में हालात बहुत खराब थे। शहर का ढांचा भी जैसे लोगों के बीच के विभाजन को दिखा रहा था। कैसे? नदी के दाहिने किनारे पर मजदूरों के क्वार्टर और फैक्ट्रियां थीं। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं, जिसमें वो ड्यूमा भी थी जहां संसद की बैठक होती थी। और फरवरी में खाने की कमी और बढ़ गई। हाँ, फरवरी 1917 में मजदूरों के इलाकों में भोजन की भारी कमी महसूस की जा रही थी। सर्दियां बहुत ठंडी थीं, बर्फबारी और कोहरा था। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? कोई एक घटना? 22 फरवरी को नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 और फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 50 फैक्ट्रियां? हाँ, बहुत सी फैक्ट्रियों में हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। महिलाएं? हाँ,
और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाने लगा। अच्छा। ये प्रदर्शनकारी मजदूर फैक्ट्री क्वार्टरों से निकलकर राजधानी के केंद्र नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट तक आ गए। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी सक्रिय रूप से आंदोलन को संगठित नहीं कर रही थी। तो ये स्वतःस्फूर्त था काफी हद तक। प्रदर्शनकारी जब फैशनेबल इलाकों और सरकारी इमारतों के पास पहुंचे तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन वो 24 और 25 तारीख को फिर वापस आ गए। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस तैनात कर दी। लेकिन विरोध रुका नहीं। नहीं, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनेता बोलने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में बाएं किनारे पर इकट्ठा हुए। 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर धावा बोल दिया और उन्हें तहस-नहस कर दिया। सड़कों पर क्या नारे लग रहे थे? सड़कों पर भीड़ रोटी, बेहतर मजदूरी, काम के घंटे कम करने और लोकतंत्र के नारे लगा रही थी। सरकार ने क्या किया? सेना बुलाई? सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और एक बार फिर घुड़सवार सेना बुलाई। लेकिन घुड़सवार सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? ये तो बड़ी बात थी। हाँ, एक अफसर मारा गया जब उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 3 और रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों से जा मिले। तो सेना भी साथ आ गई? हाँ, उसी शाम सैनिकों और हड़ताली मजदूरों ने मिलकर उसी इमारत में एक सोवियत या परिषद का गठन किया, जहां अब तक ड्यूमा की बैठक होती थी। ये पेट्रोग्राड सोवियत थी। पेट्रोग्राड सोवियत? हाँ। और जार का क्या हुआ? अगले ही दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैन्य कमांडरों ने उन्हें सलाह दी कि वो गद्दी छोड़ दें। जार ने उनकी सलाह मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। तो राजशाही खत्म? हाँ, फरवरी क्रांति ने राजशाही को गद्दी से हटा दिया। सोवियत नेताओं और ड्यूमा नेताओं ने मिलकर देश चलाने के लिए एक अंतरिम यानी अस्थायी प्रोविजनल सरकार बनाई। और भविष्य का फैसला? तय हुआ कि रूस का भविष्य एक संविधान सभा द्वारा तय किया जाएगा, जिसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सबके वोट के आधार पर होगा। तो पेट्रोग्राड ने फरवरी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने राजशाही को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। फरवरी के बाद क्या हुआ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अस्थायी सरकार बन तो गई, लेकिन आगे क्या हुआ? सत्ता किसके हाथ में थी असल में? अस्थायी सरकार में सेना के अधिकारी, जमींदार और उद्योगपति प्रभावशाली थे, लेकिन उदारवादी और समाजवादी भी थे जो जल्दी से जल्दी एक चुनी हुई सरकार चाहते थे। और आम लोगों के लिए क्या बदला? सार्वजनिक सभाओं और संघों मतलब एसोसिएशंस बनाने पर से प्रतिबंध हटा दिए गए। पेट्रोग्राड सोवियत की तरह ही हर जगह सोवियतें स्थापित हो गईं। हालांकि चुनाव का कोई एक जैसा तरीका नहीं था। और इसी माहौल में अप्रैल 1917 में लेनिन निर्वासन से रूस लौटे। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। लेनिन और बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। अब उन्हें लगा कि सोवियतों के लिए सत्ता पर कब्जा करने का सही समय है। उन्होंने आते ही अपनी अप्रैल थीसिस पेश की। उसमें क्या था? हाँ, लेनिन ने 3 मांगे रखीं, जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया। युद्ध तुरंत समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये तो काफी रेडिकल मांगे थी। बिल्कुल। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब बोल्शेविक पार्टी को अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए खुद को कम्युनिस्ट पार्टी कहना चाहिए। पार्टी में सबका यही मानना था? नहीं, शुरुआत में बोल्शेविक पार्टी के कई लोग अप्रैल थीसिस से हैरान थे। उन्हें लगा कि अभी समाजवादी क्रांति का समय नहीं आया है और इसलिए अस्थायी सरकार को समर्थन देने की जरूरत है। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। क्या हुआ ऐसा? गर्मियों में मजदूर आंदोलन तेजी से फैला। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री समितियां बनने लगीं जो उद्योगपतियों के फैक्ट्री चलाने के तरीके पर सवाल उठा रही थीं। ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ी, सेना में सैनिक समितियां बनी। यानी नीचे से दबाव बढ़ता जा रहा था। हाँ, जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अस्थायी सरकार ने अपनी शक्ति कम होती और बोल्शेविक प्रभाव बढ़ता देखा, उसने असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया। क्या कदम उठाए? सरकार ने मजदूरों द्वारा फैक्ट्री चलाने की कोशिशों को रोकना शुरू कर दिया और उनके नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बोल्शेविकों द्वारा जुलाई 1917 में किए गए बड़े प्रदर्शनों को सख्ती से कुचल दिया गया।
कई बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। और गांव में क्या चल रहा था? इस बीच गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता जमीन के पुनर्वितरण के लिए दबाव डाल रहे थे। इसके लिए भूमि समितियां बनाई गई। समाजवादी क्रांतिकारियों से प्रोत्साहित होकर किसानों ने जुलाई और सितंबर 1917 के बीच जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जाहिर है अस्थायी सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ रहा था। बिल्कुल। लेनिन को डर था कि अस्थायी सरकार तानाशाही स्थापित कर देगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह की चर्चा शुरू कर दी। विद्रोह की तैयारी? हाँ, उन्होंने सेना, सोवियतों और फैक्ट्रियों में मौजूद बोल्शेविक समर्थकों को एकजुट किया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर समाजवादी कब्जे के लिए सहमत कर लिया। और इसे अंजाम देने के लिए? सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉत्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैन्य क्रांतिकारी समिति, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, नियुक्त की गई। घटना की तारीख गुप्त रखी गई। और फिर आया 24 अक्टूबर 1917। हाँ, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। संकट की आशंका में प्रधानमंत्री केरेंस्की शहर छोड़कर सेना बुलाने चले गए। सुबह सुबह सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों की इमारतों पर कब्जा कर लिया। तो बोल्शेविकों ने क्या किया? टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्यालयों पर कब्जा करने और विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए सैनिकों को भेजा गया। जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने और मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। और फिर उसी दिन देर शाम औरोरा नामक जहाज ने विंटर पैलेस पर गोलाबारी की। अन्य जहाज़ों ने नेवा नदी से होते हुए विभिन्न सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। रात होते होते पूरा शहर समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये सब पेट्रोग्राद में हुआ? हाँ, पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविक कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी विद्रोह हुए। दिसंबर तक बोल्शेविकों ने मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। यही थी अक्टूबर क्रांति। सत्ता में आने के तुरंत बाद बोल्शेविकों ने क्या बड़े बदलाव किए, वादे पूरे किए? हाँ, वे निजी संपत्ति के पूरी तरह से खिलाफ थे। इसलिए नवंबर 1917 में अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार ने स्वामित्व और प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उन कुलीनों की जमीन पर कब्जा करने की अनुमति दी गई जिनसे वे नफरत करते थे। शहरों में क्या हुआ? शहरों में बोल्शेविकों ने बड़े घरों के विभाजन को लागू किया ताकि बेघर और जरूरतमंद परिवारों को रहने की जगह मिल सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी उपाधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। और बदलाव दिखाने के लिए? बदलाव पर जोर देने के लिए सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दी डिजाइन की गई। 1918 में एक कपड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी, जिसे बुडेनोव का कहा गया, चुनी गई। राजनीतिक रूप से क्या बदलाव हुए? पार्टी का नाम बदला? हाँ, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, लेकिन क्या? उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में जब सभा ने बोल्शेविक प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेनिन ने सभा को ही बर्खास्त कर दिया। उनका मानना था कि अनिश्चित परिस्थितियों में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस इस सभा से ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। और युद्ध का क्या हुआ? मार्च 1918 में अपनी पार्टी के सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में एक शांति संधि की। इसके बाद क्या हुआ? आने वाले वर्षों में बोल्शेविक एकमात्र पार्टी बन गई जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के चुनाव में भाग ले सकती थी, जो देश की संसद बन गई। रूस एक दलीय राज्य बन गया। विरोध का क्या हुआ? ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। गुप्त पुलिस, जिसे पहले चेका बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी कहा गया, ने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने बोल्शेविकों की आलोचना की। कई युवा लेखक और कलाकार पार्टी की ओर आकर्षित हुए क्योंकि यह समाजवाद और परिवर्तन के लिए खड़ी थी। अक्टूबर 1917 के बाद इसने कला और वास्तुकला में प्रयोगों को बढ़ावा दिया, लेकिन पार्टी द्वारा सेंसरशिप लागू करने के कारण कई मोहभंग हो गए। लेकिन बोल्शेविकों के सत्ता में आने से सब सहमत तो नहीं थे। इसके बाद गृह युद्ध शुरू हुआ। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं थे। जब बोल्शेविकों ने भूमि पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। सैनिक, जो ज्यादातर किसान थे, जमीन के बंटवारे के लिए घर जाना चाहते थे।
तो कौन लड़ा बोल्शेविकों के खिलाफ? गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में चले गए और बोल्शेविकों या लाल या रेड्स से लड़ने के लिए सेनाएं संगठित की। इन्हें गोरे व्हाइट्स कहा गया। हाँ, 1918 और 1919 के दौरान रूसी साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों पर गोरों, समाजवादी क्रांतिकारियों और हरों, राजशाही समर्थकों का नियंत्रण था। इन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी सैनिकों का भी समर्थन प्राप्त था। विदेशी ताकतें क्यों शामिल हुई? ये सभी ताकतें रूस में समाजवाद के विकास से चिंतित थीं। जैसे ही इन सैनिकों और बोल्शेविकों के बीच लड़ाई हुई, गृह युद्ध छिड़ गया। ये एक भयानक दौर रहा होगा, लूटपाट, अकाल। हाँ, इस गृह युद्ध के दौरान लूटपाट, डकैती और अकाल आम हो गए। गोरों के बीच जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, उन्होंने उन किसानों के साथ कठोर व्यवहार किया जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसका नतीजा क्या हुआ? ऐसे कार्यों से गैर बोल्शेविकों के लिए लोकप्रिय समर्थन समाप्त हो गया। वे लोगों का विश्वास खो बैठे। तो बोल्शेविक जीत गए? हाँ, जनवरी 1920 तक पूर्व रूसी साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों पर बोल्शेविकों ने नियंत्रण कर लिया। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रीयताओं और मुस्लिम जदीदियों के सहयोग से ये सफलता मिली। लेकिन क्या ये सहयोग हर जगह काम आया? नहीं, जहां रूसी उपनिवेशवादी खुद बोल्शेविक बन गए थे, वहां सहयोग काम नहीं आया। उदाहरण के लिए, मध्य एशिया के खिवा में बोल्शेविक उपनिवेशवादियों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रीयताओं का बेरहमी से नरसंहार किया। तो फिर सोवियत संघ, यूएसएसआर का गठन कब और कैसे हुआ? इसी भ्रम को कि बोल्शेविक वास्तव में क्या प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आंशिक रूप से दूर करने के लिए दिसंबर 1922 में बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य से सोवियत संघ यूएसएसआर बनाया। इसमें अधिकांश गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को राजनीतिक स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता दी गई? हाँ, लेकिन क्योंकि ये उन अनलोकप्रिय नीतियों के साथ जोड़ा गया था जिन्हें बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर थोपा, जैसे खाना बदोशी का कठोरता से हतोत्साहन, विभिन्न राष्ट्रीयताओं को जीतने के प्रयास केवल आंशिक रूप से सफल रहे। गृह युद्ध के बाद बोल्शेविकों ने समाजवादी समाज बनाने के लिए क्या कदम उठाए? एक समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ? गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों को राष्ट्रीयकृत रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की अनुमति दी जिसे सामाजिक बना दिया गया था, मतलब जिस पर समाज का अधिकार था। बोल्शेविकों ने जब्त की गई जमीन का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि सामूहिक काम क्या हो सकता है। और योजना बनाने की प्रक्रिया? एक केंद्रीकृत योजना, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने आकलन किया कि अर्थव्यवस्था कैसे काम कर सकती है और पंचवर्षीय अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक विकास हुआ। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पहले दो योजनाओं 1927 और 1932 और 1933 और 1938 के दौरान सभी कीमतें तय की। केंद्रीकृत योजना से आर्थिक विकास हुआ, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। 1929 और 1933 के बीच तेल, कोयला और स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई। नए कारखाने वाले शहर अस्तित्व में आए। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा था? तेजी से निर्माण की कोई कीमत चुकानी पड़ी? हाँ, तेजी से निर्माण के कारण काम करने की स्थिति अक्सर खराब होती थी। उदाहरण के लिए, मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील प्लांट का निर्माण 3 साल में पूरा किया गया, लेकिन इस दौरान मजदूरों को बहुत कठिन जीवन जीना पड़ा। कैसा जीवन? काम बहुत भारी था और नतीजा ये हुआ कि पहले साल में ही 550 बार काम रुका। रहने की जगहों में कड़कड़ाती सर्दियों में जब तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता था, लोगों को शौचालय जाने के लिए चौथी मंजिल से नीचे उतरकर सड़क पार करनी पड़ती थी। ओह, ये तो बहुत मुश्किल था। सामाजिक क्षेत्र में क्या सुधार हुए? शिक्षा, स्वास्थ्य? महिला मजदूरों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में क्रेच, शिशु गृह स्थापित किए गए। सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई। मजदूरों के लिए मॉडल आवास बनाए गए। लेकिन इनका असर कैसा रहा? इन सब का प्रभाव असमान था क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। किसी नियोजित अर्थव्यवस्था के शुरुआती दौर में कृषि का सामूहिकीकरण एक बड़ी और विवादास्पद घटना थी। इसका कारण क्या था?
क्यों जरूरत पड़ी इसकी? नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर कृषि के सामूहिकीकरण की तबाही से जुड़ा था। 1927-1928 तक सोवियत रूस के शहरों में अनाज की आपूर्ति की गंभीर समस्या सामने आ रही थी। अनाज की कमी। हाँ, सरकार ने अनाज बेचने की कीमतें तय कर दी थीं, लेकिन किसान इन कीमतों पर अपना अनाज सरकारी खरीदारों को बेचने से इनकार कर रहे थे। तो स्टालिन ने क्या किया? वो लेनिन के बाद पार्टी के प्रमुख बने थे। हाँ, स्टालिन ने सख्त आपातकालीन उपाय लागू किए। उनका मानना था कि गांव के अमीर किसान और व्यापारी, जिन्हें कुलक कहा जाता था, वो ऊंची कीमतों की उम्मीद में अनाज जमा कर रहे हैं। सट्टेबाजी रोकनी होगी और आपूर्ति जब्त करनी होगी। तो क्या किया गया? जबरदस्ती। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया, जबरदस्ती अनाज संग्रह का पर्यवेक्षण किया और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। लेकिन कमी बनी रही। हाँ, इसके बाद खेतों को सामूहिक करने का निर्णय लिया गया। तर्क ये दिया गया कि अनाज की कमी का एक कारण खेतों का छोटा आकार है। छोटे खेत। हाँ, कहा गया कि इन छोटे खेतों को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों से औद्योगिक तरीके से खेती करने के लिए कुलकों को खत्म करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित बड़े खेतों यानी कॉलखोज की स्थापना करना जरूरी माना गया। यह स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम था। किसानों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतें कॉलखोज में खेती करने के लिए मजबूर किया। जमीन और औजार सामूहिक खेतों के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिए गए। किसान कॉलखोज के मुनाफे को साझा करते थे। किसान खुश थे इससे? बिल्कुल नहीं। नाराज किसानों ने अधिकारियों का विरोध किया और अपने पशुधन को नष्ट कर दिया। 1929 और 1931 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 कम हो गई। विरोध करने वालों का क्या हुआ? सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को कड़ी सजा दी गई। कई को निर्वासित कर दिया गया या देश निकाला दे दिया गया। जैसे जैसे उन्होंने सामूहिकीकरण का विरोध किया, किसानों ने तर्क दिया कि वे अमीर नहीं थे और वो समाजवाद के खिलाफ नहीं थे। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों में काम नहीं करना चाहते थे। क्या कुछ रियायत दी गई? स्टालिन की सरकार ने कुछ स्वतंत्र खेती की अनुमति दी, लेकिन ऐसे किसानों के साथ कोई सहानुभूति नहीं बरती गई। क्या सामूहिकीकरण से उत्पादन बढ़ा? अनाज की कमी दूर हुई? समूहीकरण के बावजूद उत्पादन में तुरंत वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में 1930-1933 की खराब फसलों के कारण सोवियत इतिहास के सबसे विनाशकारी अकालों में से एक पड़ा, जिसमें 40 लाख से अधिक लोग मारे गए। 40 लाख? ये तो भयानक था। हाँ, बहुत भयानक। क्या पार्टी के भीतर सब स्टालिन की नीतियों से सहमत थे? आलोचना हुई? नहीं, पार्टी के भीतर कई लोगों ने नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत औद्योगिक उत्पादन में भ्रम और समूहीकरण के परिणामों की आलोचना की। स्टालिन और उनके समर्थकों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। साजिश का आरोप? हाँ, देश भर में आरोप लगाए गए और 1939 तक 20 लाख से अधिक लोगों को जेलों या श्रम शिविरों, लेबर कैंप्स, गुलाग्स में डाल दिया गया था। 20 लाख। उनमें से अधिकांश ऐसे लोग थे जिनका कोई अपराध नहीं था। लेकिन कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं था। बड़ी संख्या में लोगों को यातना देकर झूठे कबूलनामे करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें मार डाला गया। इनमें कई प्रतिभाशाली पेशेवर भी शामिल थे। ये तो स्टालिन का आतंक का दौर था। हाँ, इसे ग्रेट पर्ज या महान आतंक कहा जाता है। इन सब उथल-पुथल और त्रासदियों के बावजूद रूसी क्रांति और फिर यूएसएसआर का दुनिया पर क्या असर पड़ा? वैश्विक प्रभाव क्या था? यूरोप में जो मौजूदा समाजवादी पार्टियां थीं, वो बोल्शेविकों के सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के तरीके से पूरी तरह सहमत नहीं थीं। उन्हें तानाशाही का डर था। फिर भी एक मजदूर राज्य की संभावना ने दुनिया भर में लोगों की कल्पना को प्रेरित किया। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी। और उपनिवेशों पर असर? बोल्शेविकों ने औपनिवेशिक लोगों को अपने प्रयोग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। कई गैर रूसी लोगों ने यूएसएसआर द्वारा आयोजित पूर्व के लोगों के सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक स्थापित कॉमिंटन प्रो बोल्शेविक समाजवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ में भाग लिया। कुछ ने यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा प्राप्त की।
यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक समाजवाद एक वैश्विक ताकत बन चुका था। हाँ, उसे एक वैश्विक चेहरा और कद मिल चुका था। भारत पर इसका क्या खास प्रभाव पड़ा? भारतीयों ने इसे कैसे देखा? रूसी क्रांति ने कई भारतीयों को प्रेरित किया। कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में भाग लिया। 1920 के दशक के मध्य तक भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया था और इसके सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में थे। बड़े नेता भी प्रभावित हुए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तियों ने सोवियत प्रयोग में गहरी रुचि ली और रूस का दौरा किया। उन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा। भारत में विभिन्न भारतीय भाषाओं में सोवियत रूस के बारे में महत्वपूर्ण लेखन प्रकाशित हुए। जैसे शौकत उस्मानी ने 1920 के दशक में लिखा या टैगोर ने 1930 में लिखा। उनके लेखों से पता चलता है कि भारतीयों को यूएसएसआर में समानता, प्रगति, निरक्षरता के खात्मे और गरीबी में कमी देखकर आश्चर्य और प्रेरणा मिली। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर थी? क्या आलोचना नहीं हुई? नहीं, ये पूरी तस्वीर नहीं थी। 1950 के दशक तक खुद यूएसएसआर के भीतर यह स्वीकार किया जाने लगा कि देश में सरकार की शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। अच्छा। हाँ, विश्व समाजवादी आंदोलन में भी ये माना गया कि सोवियत संघ में सब ठीक नहीं था। यह स्वीकार किया गया कि हाँ, एक पिछड़ा देश एक महाशक्ति बन गया था, उसके उद्योग और कृषि विकसित हुए थे और गरीबों को खाना मिल रहा था। लेकिन क्या? लेकिन इसने अपने नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था और अपनी विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के माध्यम से लागू किया था। तो छवि धूमिल हुई। हाँ, 20वीं सदी के अंत तक यूएसएसआर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में काफी गिरावट आई। हालांकि ये माना जाता था कि समाजवादी आदर्शों का अभी भी उसके लोगों के बीच सम्मान था, लेकिन हर देश में समाजवाद के विचारों पर विभिन्न तरीकों से पुनर्विचार किया गया। तो आज हमने देखा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति के बीच से यूरोप में बदलाव के विचार अंकुरित हुए और कैसे रूस में उन विचारों ने एक क्रांति का रूप लिया जिसने न केवल रूस को बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। हाँ, समाजवाद एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन साथ ही भारी उथल-पुथल और त्रासदियों को भी जन्म दिया। हाँ, मुख्य बातें क्या रही हैं आज की चर्चा की, अगर संक्षेप में कहें तो? मेरे ख्याल से मुख्य बातें याद रखने लायक है। यूरोप में उदारवाद, रेडिकलिज्म और रूढ़िवाद का उदय और उनके बीच का टकराव समाजवाद का, खासकर मार्क्सवादी समाजवाद का, एक प्रमुख विचारधारा बनना। रूस में जार के निरंकुश शासन का अंत, बोल्शेविक क्रांति और उसके बाद एक नया समाज बनाने के जटिल, महत्वाकांक्षी और अक्सर क्रूर प्रयास, जिसमें गृह युद्ध और स्टालिन का सामूहिकीकरण और आतंक का दौर शामिल है। और अंततः सोवियत संघ का वैश्विक मंच पर उभरना और उसकी एक मिलीजुली जटिल विरासत। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। स्रोत हमें दिखाते हैं कि समाजवाद ने 20वीं सदी को कैसे गढ़ा, लेकिन ये भी कि उन महान आदर्शों को जमीन पर उतारने में कितनी बड़ी चुनौतियां, कितने विरोधाभास थे। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां असमानता और सामाजिक न्याय की बहसें फिर से जोरों पर हैं, क्या रूसी क्रांति और उसके बाद के सोवियत प्रयोग के अनुभवों से, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, कोई सबक सीखा जा सकता है? एक जरूरी सवाल इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।